हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने जेई के लिए। और जेई जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, एम्स हो, हर जगह पे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एटम के बारे में बताया था कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल है और मिलके बना होता है किससे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं और आउटर स्पेस में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। एटम के ऊपर डेवलप होता है चार्ज। चार्ज से आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जनरेट होगा तो उसकी वजह से जनरेट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मिलता है मेरे को पोटेंशियल, और पोटेंशियल से जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये एटम लिया मैंने। एटम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके बने होते हैं दो अप और एक डाउन क्वार्क से, वेयर न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क। और ये जो क्वार्क्स अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स होते हैं, ये आपस में ग्लूऑन्स का ट्रांसफ़र किया करते हैं। ग्लूऑन्स जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। अगर हम अप क्वार्क्स की बात करते हैं तो मास होता है इसका 2.2, चार्ज होता है इसके ऊपर +2.2/3, और स्पिन वैल्यू जो आती है इसकी +12। याद रखना, स्पिन इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी हैं जो मॉलिक्यूल अपने अंदर खुद। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे सिंपली मैं आपको एक बॉल ले रहा हूँ, ये स्फेरिकल बॉल है, और मॉलिक्यूल की शेप आप इस तरीके से, एटम की शेप आप इस तरीके असाइन कर सकते हैं जो क्वार्क है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके 1 और 2 दो फेस दिख रहे हैं, जिस पर एक वेव पैटर्न बना हुआ आपको दिखाई दे रहा हो। ये है हमारी वेव पैटर्न फर्स्ट, और ये हुई सेकेंड, इसके बाद में फिर से बनी फर्स्ट वेव फ्रंट को अगर आप रोटेट करिए, फर्स्ट फेस को रोटेट करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट सेकेंड, ये दूसरी वेव फ्रंट होगी, और ये बनी थर्ड। 1 से फिर से 1 पे आने के लिए मुझे क्या, 1 2 एंड 1, एक फेस को फिर से मिलने के लिए मुझे 2 रोटेशन एक्स्ट्रा लेने पड़े, और इसी की वजह से इसकी स्पिन वैल्यू जो आती है वो आती है 1/2। अब पल्स बनेंगे इसके, ये 1 2 फिर से 1/2 इसकी बनी स्पिन वैल्यू, और ये घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम नेट में आता है, और चार्ज होता है इसके ऊपर +2/3, स्पिन वैल्यू +12। जरा हम लोग डाउन क्वार्क्स को देखते हैं तो इसका मास होता है 4.7, और इसके ऊपर चार्ज जो आता है वो आता है -1/3। स्पिन वैल्यू के लिए फिर से वही बात, स्पिन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो बना है प्रोटॉन बना है मेरा 2 अप 1 डाउन क्वार्क से, न्यूट्रॉन बना है 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से। प्रोटॉन को जरा चार्ज हम लोग समेशन करते हैं तो 2 अप का चार्ज 2/3 +2/3, और 1 डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है +1, जो होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली अगर मैं डाउन क्वार्क्स के लिए देखूंगा तो डाउन क्वार्क्स का आता है -1/2, -1/3, -1/3, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क, +2/3। ये ओवरऑल हो गया मेरा 0। और ये होता है किसका, न्यूट्रॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और आउटर स्पेस में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोगों ने देखा प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आता है +1, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज आता है न्यूट्रल। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा, अगर आउटर स्पेस में उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो एटम हुआ मेरा न्यूट्रल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, हम लोग
एटम से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा सकते हैं, न्यूक्लियस से प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं। तो अगर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करा सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन के सरप्लस होने से या इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंट होने की वजह से एटम के ऊपर डेवलप होता है चार्ज। जैसे मान लो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूँ तो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर स्पेस में। ओवरऑल अगर कोई आदमी देखेगा तो उसको न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिखाई देगा और वो बनेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अगर आउटर स्पेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया आउटर स्पेस में, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो नेट में चार्ज अब कौन सा ज़्यादा होगा, तो आउटर स्पेस के इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो एटम कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। और निगेटिव चार्ज होगा तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाती हैं। ऐसा होता किस लिए है, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो रहा है, और न्यूक्लियस बहुत छोटे से रीजन में हैविली डेंस चार्ज पड़ा हुआ है। लाइक चार्जेस होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे, रिपेल करना चाहेंगे, और रिपल्सन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो आती है अवे फ्रॉम द चार्ज फॉर द पॉजिटिव चार्ज। एंड निगेटिव चार्ज, जब निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो आउटर स्पेस का चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस का चार्ज कम है, पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इस समय डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। और इस कंडीशन में जो न्यूक्लियस होगा वो आउटर स्पेस के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज आती हैं। न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों केस के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाएं या टूवर्ड्स द चार्ज जाएं। तो एटम में क्या जनरेट होगा, चार्ज, किस वजह से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम हुए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो नेगेटिव चार्ज, और उस चार्ज की वजह से जनरेट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ये चार्ज जितनी दूरी में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन्फ्लुएंस करा सकता है वो पूरा का पूरा रीजन बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम लोग चलते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल, और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल देखेंगे तो वो होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को और अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। चलो मैं जरा 3D स्पेस के बारे में बात करता हूं। 3D स्पेस यानी उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों होगी। ये जो मैंने आपको 3 डायमेंशन स्पेस दिखाया है, आपको दो ही एक्सिस दिख रही होंगी, एक्स और वाई। जेड इस प्लेन के बाहर की ओर आ रही है और निगेटिव जेड प्लेन के अंदर की ओर जा रहा होगा। एटम का क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, ये सारे एटम जो थे वो क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज हैं। सपोज करिए कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई एटम ऐसा था जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को बनाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में प्रेजेंट क्या होंगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे यहाँ पर आप दिख रहा होगा प्लस क्यू का चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज की ओर जा रही हैं। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, बारी बारी से थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 से 10 बार तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जी मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसके ऊपर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को आप समझाइए। तो हम लोग बारी बारी से इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इवेलुएट निकलती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं क्योंकि जो चार्ज होते हैं इक्वल, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है हर जगह पे, प्लस ही का चार्ज, और ये क्या इक्वली स्प्लेस्ड होंगे सब जगह पे, तो नेट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई आता नहीं सरफेस पे, जो भी कंपोनेंट आता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच दे आर जनरेटेड। क्लियर? मैं अभी इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा।
सेकेंड पॉइंट, अगर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हुई हैं एक पूरा रीजन बना रही होंगी अपना। जैसे जैसे चार्ज से हम लोग दूर हटते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है, और किस हिसाब से घटती है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r² से। मतलब चार्ज से मैं जितना दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो होगी वो घटती चली जाएगी। थर्ड पॉइंट, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से ओरिजिनेट होती हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती चली जाती हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इंटरसेक्ट नहीं करती इसीलिए ये क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। क्लोज्ड लूप पे अगर हम चलेंगे तो मुझे टेंजेंट मिलेगा, और वो टेंजेंट हर समय क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, एक न एक पॉइंट पे जाके एक टेंजेंट दूसरे को मर्ज करेगा, जो ये शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को बताती है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है सुनिए। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ऐसा फोर्स फील्ड होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को रिगेन कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अर्थ सरफेस से किसी बॉल को उठा के हवा में फेंकता हूं, तो वो किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ में जाएगा, सर्टेन हाइट तक जाएगा, और उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी एट द मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट पे जाके वो क्या हो जाएगी, 0, और उस समय में उसकी टोटल पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके बाद में फिर से वो बॉल नीचे की ओर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में रीगेन कर ली गई। ऐसा फोर्स फील्ड बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। और आप ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, स्प्रिंग भी एक कॉमन एग्जांपल है। हम लोग स्प्रिंग को दबा के रखते हैं, जैसे छोड़ते हैं वो फिर से अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी 5 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं। क्यों निकलती हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट कोई फोर्स नहीं होता। इनकी स्ट्रेंथ जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते जाते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ वैल्यू जो होती है वो घटती जाती है। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इंटरसेक्ट नहीं करने की वजह से ही ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। और ये फोर्स फील्ड कैसा होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बनाती हैं। मैंने बताया कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रीगेन कर ले। एग्जाम्पल के लिए अब चारों फोर्स फील्ड के बारे में बात किया, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और स्प्रिंग, ये कॉमन एग्जांपल हुए उसके।